देखो, गुड मॉर्निंग। आज ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और इसमें से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ देखो इसमें कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो ये पृष्ठीय रसायन देखो किसे कहते हैं। द्रव के पृष्ठ पर वाले अणुओं में अवशिष्ट बल कार्यशील रहता है, इसे हम लोग पृष्ठीय रसायन कहते हैं। इस पृष्ठीय रसायन में सरफेस केमिस्ट्री में एक होता है एड्जॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। ये अधिशोषण और एक होता है अवशोषण। कह रहा है कि किसी भी सॉलिड पर कोई भी लिक्विड या गैस यदि उसके सरफेस पर चिपक जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं अधिशोषण, एड्जॉर्प्शन। और यदि किसी सॉलिड पर कोई भी लिक्विड या गैस सरफेस सब्सटेंस के अंदर चला जाता है, इन सेंटर चला जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ देखो इसमें अधिशोषण में ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर चिपक जाता है। यानी ठोस पदार्थ पर यदि कोई भी लिक्विड या गैस आके चिपक जाता है तो यह घटना, यह विधि अधिशोषण कहलाता है। जैसे देखो इसमें चारकोल समझता है ना, कोयला हो गया। चारकोल के पृष्ठ पर एसिटिक एसिड, फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, आयोडीन भी अधिशोषित हो जाता है। चारकोल पर यदि हम लोग एसिटिक एसिड या आयोडीन को डालेंगे तो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर देगा, उसके पृष्ठ पर वो चिपक जाता है। तो यदि किसी भी सॉलिड पर कोई भी लिक्विड या गैस उसके सरफेस पर चिपक जाता है, इस घटना को हम लोग अधिशोषण करते हैं। और यदि उसके अंदर चिपक जाता है, सब्सटेंस के अंदर चला जाता है, तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जैसे देखो इसमें कि अवशोषण, यहाँ देखो फिगर, यहाँ देखो दिख रहा है, ये तुम्हारा ये फिगर है, ये देख लो, ये है, इसके अंदर ये सब्सटेंस है, ये अधिशोषित होता है। यानी इस जो सब्सटेंस है इसके ऊपर ये चिपक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। और ये देख लो अवशोषण, यानी इसके अंदर ये चिपका हुआ है। ये जो लिक्विड, ये जो सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर ये चिपक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अवशोषित अणु। यानी इसमें अधिशोषक होता है और इसमें अवशोषक होता है। यानी इसमें सब्सटेंस सॉलिड के पृष्ठ पर चिपक जाता है और इसमें सॉलिड के अंदर चला जाता है। तो जो सॉलिड पर चिपकता है इसको हम लोग ये अधिशोषण कहते हैं, और जो सॉलिड के अंदर चिपक जाता है उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। कारण अवशोषण भी अधिशोषण की तरह क्रिया, दोनों लगभग एक ही क्रिया है। इसमें द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर ही चिपके नहीं रहता है। इसमें जो सॉलिड का जो सरफेस है उस पर ही नहीं चिपके रहता है, बल्कि ठोस पिंड के अंदर प्रवेश कर जाता है, अवशोषण कहलाता है, उसके अंदर चला जाता है। यदि सॉलिड पर कोई लिक्विड या गैस उस सॉलिड पर, जैसे देखो इस पर ये चिपका हुआ है, ये जो चिपका हुआ है, ये लिखा होगा, ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग अधिशोषण करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। लेकिन यदि कोई भी गैस और लिक्विड इसके अंदर चला जाएगा तो हम लोग उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ पर कली चूना, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या सांद्र H2SO4, ये सभी अवशोषक कहलाता है। अब देखो इसमें अधिशोषण समतापी, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये ग्राफिकल फॉर्मेशन है, यहाँ जो दिख रहा है इसमें, यहाँ पर ये देखो, ये इधर तुम्हारा प्रेशर हो गया और इधर क्या है, इसका मास है, ये क्या कहते हैं इसको, मास है, मात्रा जिसको हम लोग कहते हैं। ये इसमें 3 तरह का टेम्परेचर है। सबसे निचले हिस्से का देखो टेम्परेचर में 273 केल्विन है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर इसका घटते जा रहा है, 244 केल्विन हो गया, और इसके ऊपर जैसे गया ये हो गया 195 केल्विन इसका टेम्परेचर है। तो क्या है इसमें प्रेशर और मात्रा, मतलब प्रेशर और मास के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, इसी को हम लोग अधिशोषण समतापी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। स्थिर ताप पर दाब के साथ, टेम्परेचर क्या है इसका, स्थिर है, टी क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, कांस्टेंट है, तो स्थिर ताप पर दाब के साथ, यानी ये तुम्हारा दाब हो गया, दाब के साथ
परिवर्तन करने पर गैस की मात्रा, ये तुम्हारा गैस की मात्रा है, के बीच गैस की मात्रा m और दाब के बीच खींचा गया वक्ररेखा, प्रेशर और मास के बीच में जो खींचा, कब? जब टेम्परेचर स्थिर होगा, प्रेशर और मास के बीच में जो एक रेखा खींचा गया है जिसको हम वक्र रेखा कहते हैं, वक्र रेखा को अधिशोषण समतापी, इसी को हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी। यानी किसी भी, यानी इसमें देखो P और M है, P हो गया प्रेशर, M हो गया मास, इस T इसमें नहीं है, T कांस्टेंट है। यदि स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन करने पर गैस की मात्रा और दाब के बीच खींचा गया वक्र रेखा को अधिशोषण समतापी कहते हैं। यानी इसके बीच और इसके बीच जो ये वक्र रेखा खींचा गया है, इसी बीच के जो खींचा गया है, इसी वक्र रेखा को हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यानी अधिशोषण समतापी कहते हैं। स्थिर ताप पर, यानी को लिखा हुआ है, स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन करने पर गैस की मात्रा और दाब के बीच खींचा गया वक्र रेखा को अधिशोषण समतापी कहते हैं। इससे आगे फिर हम लोग, इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। देखो ये फ्रेंडलिक समतापी है, अभी एब्जॉर्प्शन बताए थे, ये देखो फ्रेंडलिक समतापी है। इन्होंने एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ इक्वेशन दिया था। करेक्ट, ठोस पदार्थ पर गैसों के अधिशोषण के संबंध में जो अभी जस्ट बताए थे एब्जॉर्प्शन में कि सब्सटेंस जो है वो ठोस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी के संबंध में फ्रेंडलिक ने एक समीकरण दिया। इसे हम लोग फ्रेंडलिक समतापी कहते हैं, जिसे हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यानी अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रैंकलिन ने एक इक्वेशन का इन्वेंशन किया कि ठोस पदार्थ पर गैसों के अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक ने एक समीकरण दिया, जिस समीकरण को हम लोग फ्रेंडलिक समतापी समीकरण कहते हैं। और इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखो x/m, ये x/m, ये x/m बराबर क्या होगा? वेरिएबल होता है, p पावर 1/n। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और इक्वल टू कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, x/m बराबर हो गया k p का पावर 1/n हो गया। यहाँ देखो x क्या है, m क्या है, k और p क्या है। x देखो क्या है, अधिशोषक है, m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, p क्या हो गया, दाब हो गया। और ये जो k है और ये जो n है, ये दोनों क्या स्थिरांक है। अब दोनों तरफ क्या करें, और ये करेक्ट n इज ग्रेटर देन 1, यदि n का मान n इज ग्रेटर देन 1, जिसमें n का मान हम लोग, यदि n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो n का मान 1 से कम हो जाएगा, सो इट इज लेट इट, इसे छोड़ा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या किया, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग x/m बराबर हो गया log k प्लस 1/n log p हो गया। यदि मान लो कि 1/n का मान 0, यदि 1/n का मान 0 हो गया, ये जो x/m है ये क्या हो, स्थिरांक हो जाएगा। इसीलिए 1/n का मान क्या रखे, 1 रखे हैं, तो log x/m बराबर हो जाएगा log k प्लस हो जाएगा log p हो गया। तो log x/m बराबर हो गया, जब इसको हम लोग log का फॉर्मूला है, log हो जाएगा kp, और ये log देखो कट जाएगा, तो x/m बराबर क्या होगा, kp, x/m बराबर हो गया kp हो गया। जहां k क्या है, कांस्टेंट है। जब k कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें ये k कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर x/m वेरिएबल क्या हो जाएगा, p, यानी इसमें x/m वेरिएबल किसका हो जाएगा, p का, कब, जब इसमें k स्थिरांक रहेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों का काम है पढ़ना, चूंकि हमारी मेहनत बहुत अधिक हो रही है, इसलिए तुम लोगों का कर्तव्य है, फर्ज है इसको पढ़ना, खेला नहीं करना, इसको पढ़ो। ये लास्ट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये भी 3-4 क्लास में समाप्ति हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।